नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा कांग्रेस कभी नेता विपक्ष, कभी संगठन तो कभी आपसी कलह को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है। अब एक बार फिर से कांग्रेस में सियासी घमासान मचा है। एक और विरोधी दल लगातार कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं तो कई बार कांग्रेस के नेता भी सवाल खड़े करते नजर आते हैं। अब हरियाणा कांग्रेस को लेकर कई तरह की अटकलें सियासी गलियारों में सुनाई दे रही हैं और शायद यही कारण है कि प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने 22 अप्रैल को एक बैठक दिल्ली में बुलाई है। इसी को लेकर चर्चा होगी। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस जो प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल भी है, लेकिन 37 विधायक होने के बाद भी अभी तक पार्टी प्रदेश को नेता विपक्ष नहीं दे पाई। पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में संगठन भी नहीं है। अब पार्टी प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने एक बैठक सभी नेताओं की दिल्ली में बुलाई। माना जा रहा है पार्टी, संगठन, नेता विपक्ष और जो कई तरह की अटकलें सियासी गलियारों में चल रही है, उन्हीं पर विराम लगाने के लिए प्रदेश प्रभारी ने बैठक बुलाई है। लेकिन नेता विपक्ष का ऐलान न होने और संगठन न होने को लेकर 37 विधायकों वाली पार्टी भी कहीं न कहीं कमजोर दिखाई पड़ रही है। इसीलिए कांग्रेस के विरोधी दल कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और अब तो इनकी ये हालत है कि इनका किसी भी स्तर पे संगठन नहीं है। और इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि एक पार्टी इतना समय बीत जाने के बाद भी अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन तय नहीं कर पाई। कांग्रेस के अंदर आज लोकतंत्र बचा नहीं है और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से विधायकों में, कार्यकर्ताओं में बेचैनी है और एक व्यक्ति ने कांग्रेस का लोकदलीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। केवल मैं और मेरा बेटा, मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा कोई कांग्रेस में नहीं होगा। चाहे शैलजा जी हो, उनकी आंख में रड़कती है, रणदीप सुरजेवाला वो भी उनकी आंख में रड़केगा। जिसको अपने और अपने परिवार के रास्ते में सभी लोग बाधाएं नजर आने लग जाए तो उस दल का कभी भला नहीं हुआ करता। कांग्रेस जो संगठन है ना, अभी टूट चुका है अंदर से। अब इसमें क्या है जी, सारे पुराने बैठे हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन पूरा कर लिया और ये ऐसे लोग बैठे हैं, ना तो ये नए आदमी को आगे आने देते और न ये खुद को ही मेहनत करने का काम करते। तो वहीं पार्टी के नेता खुद नेता विपक्ष और संगठन को लेकर कई बार आला कमान के सामने इस मुद्दे को उठा चुके हैं। कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम हुड्डा समेत पार्टी के कई नेता संगठन न होने को पार्टी की सबसे बड़ी कमी मान चुके हैं। ठीक कहा उन्होंने, संगठन होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। हमारा संगठन बहुत साल से नहीं है, हम उम्मीद करते हैं हम जल्दी ही मजबूत संगठन बनाएंगे। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का नेता भी तक नहीं चुन पाई है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष का नेता तक भी नहीं चुन पाएगी। नहीं, ये कोई बात नहीं है। हम नेता है, सब है, विधायक है। ये तो एक 6 महीने में जो सेशन होता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पहले हमें पार्टी का संगठन की प्राथमिकता है। पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी कांग्रेस पार्टी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस दल पर प्रदेश की जनता ने इतना भरोसा जताया, 37 विधायक चुनकर भेजे हैं, उनमें से कांग्रेस न अभी तक नेता विपक्ष चुन पाई है और न ही पार्टी का खुद का संगठन बनकर तैयार हुआ है। कई बार संगठन को लेकर के बातें हुई, लिस्ट तैयार होने तक की बातें सामने आई, लेकिन कभी खेमेबाजी तो कभी कुछ संगठन के आड़े आता रहा और संगठन का निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन अब नेता विपक्ष को लेकर भी इसी तरह की अटकलें और अब तो पार्टी में बड़ी सियासी खलबली की सुगबुगाहट भी सुनाई दे रही है। तो ऐसे में मंगलवार को होने वाली ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। लेकिन सवाल एक बार फिर यह है कि इस बैठक के बाद क्या संगठन और नेता विपक्ष का ऐलान हो पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आइए हरियाणा कांग्रेस को लेकर चर्चा करते हैं। वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी। कांग्रेस से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही डिबेट में जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता रजत पंडिता जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। विद्रोही जी, 6 महीने से अधिक समय गुजर चुका है हरियाणा विधानसभा चुनाव को। बार बार कई बार आपकी पार्टी के नेता भी सवाल खड़े करते हैं, बीजेपी इनेलो भी सवाल खड़े कर रही है कि 37 विधायकों में से एक एलओपी नहीं चुन पा रहा है कांग्रेस हाईकमान। ज्योति जी, आपको, भाई रजत पंडिता जी को, बहन वैशाली तोमर जी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, स्वाभाविक है, विधानसभा चुनाव को हुए 6 महीना 12 दिन हो गए और जब 6 महीना 12 दिन बाद भी हम विपक्ष का नेता नहीं दे पाए हैं तो सवाल तो हम पर उठेंगे। तो जो हम पर सवाल उठ रहे हैं, जो हम पर तंज करके जा रहे हैं,
वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। वो कसे सवाल उठाएं, पर हमारी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि 12 साल से हमारा संगठन नहीं था और जिसका खमियाजा हमको विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा और जीती बाजी हार गए। तो हम भविष्य में अपना संगठन भी मजबूत करना चाहते हैं, अपनी गुटबाजी भी संगठन के माध्यम से दूर करना चाहते हैं और आक्रामकता से हम भाजपा के फासिज्म के खिलाफ लड़े, ये भी से हम मजबूत संगठन के माध्यम से इस गोल को भी साधना चाहते हैं और एक मजबूत पार्टी हरियाणा में खड़ी हो जो भविष्य में भाजपा को सत्ता से हटा सके। तो इन सभी लक्ष्यों को कारण हम विपक्ष के नेता और संगठन में तालमेल बनाने के लिए दोनों किस तरह हो, क्या सामाजिक समीकरण हो, इसमें हमको देर हो रही है। तो वो देरी पर सवाल उठाना तो स्वाभाविक है, पर हम अपना होमवर्क पूरा कर इसको जल्दी ही पूर्ति करेंगे। आपने खुद ही कहा कल इसके संदर्भ में बैठक हो रही है, तो मेरा मानना है कि जल्दी ही इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और नेता विपक्ष भी मिल जाएगा, संगठन भी खड़े होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देर जरूर हुई है, इसे मैं स्वीकार करता हूं और जनता जो अपेक्षा कर रही है और जनता जो चाहती है नेता प्रतिपक्ष तुरंत मिले, वो भी स्वाभाविक है। और जो हमारे पार्टी के नेता आवाज उठा रहे हैं, जो विभिन्न मुद्दों पर बोल रहे हैं, वही अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा का ये कहना कि लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है तभी तो बोल रहे हैं। और मैं कहना नहीं चाहता था, आदरणीय विजय लंबी चौड़ी हाँक रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने खुद ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में कहा, लोगों ने काम की कहा, तो बोला भाई घड़ी मेरे को परेशान मत करो, ज्यादा मुझसे बुलवाओगे तो मेरा ये मंत्री पद भी छीन जाएगा। तो जो व्यक्ति स्वयं अपना मंत्री पद बरकरार रखने के लिए दमन स्वीकार कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है, और पार्टी की तानाशाही कह लो या मुख्यमंत्री की तानाशाही बर्दाश्त कर रहा है, वो व्यक्ति अगर कांग्रेस पर तंज कसे कि वे लोकतंत्र नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। और भाजपा ये कहे कि भाई कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, इसके नेता निर्णय नहीं ले पाते। अरे भैया, आप में कितना लोकतंत्र है सारा देश जानता है कि पूरी भाजपा देश की मोदी शाह की मुट्ठी में है, वहां से पर्ची आती है और आपके फैसले हो जाते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आपकी अपनी प्रक्रिया है, आपका अपना तरीका है संगठन चलाने का, आप जरूर चलाएं। हाँ, हमारा अपना तरीका है, पर उस तरीके पर सवाल जरूर उठ रहे हैं और वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हम समय पर निर्णय न कर अपने संगठन का निर्माण नहीं कर पा रहे, अपना नेता विपक्ष नहीं दे पा रहे। तो मैं अपेक्षा करता हूं कल की बैठक के बाद इस पर दिशा मिलेगी और देखते हैं क्या नई जानकारियां कल की बैठक में मिलती है। ठीक है वैशाली जी, आप लोग बार बार कह रहे हैं एलओपी नहीं है नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि कई मोर्चों पर सरकार को भी नेता प्रतिपक्ष की जरूरत रहती है। हालांकि वो बात अलग है, विपक्ष कमजोर होने के नाते या नेता प्रतिपक्ष ना होने के नाते सरकार को भी काफी सहूलियत होगी। अब ये दावा की कोई ना कोई नई दिशा जरूर कल की बैठक से मिलने वाली है, कोई नया रास्ता निकलेगा नेता प्रतिपक्ष को लेकर, कांग्रेस के संगठन को लेकर। आप कैसे देख रहे हैं इस दावे को? विद्रोही जी को भी मेरा सादर नमस्कार है, साथ ही साथ जुड़े अन्य प्रवक्ता को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं इस बात के लिए विद्रोही जी की तारीफ करना चाहूंगी और हमेशा से उनको एडमायर करती हूँ कि वो विपक्ष में होते हुए भी अपनी जो कमियां होती हैं उन्हें बहुत साहस के साथ स्वीकारते हैं। इसके लिए मैं विद्रोही जी का साधुवाद करती हूँ और कांग्रेस के लिए बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब अब भी वक्त है राह बदल लो, अब भी वक्त है राह बदल लो, जनता के दिल की बात समझ लो, जनता के दिल की बात समझ लो। ये वादों का नहीं कर्मों का दौर है जनाब। पुराने पन्ने इतिहास के मत संभालो और चेहरे पर शराफत का नकाब न ओढ़ो। इनसे बार बार अनुरोध भी है, विनती भी है। जिस तरह से विद्रोही जी ने कहा कि अब ये बैठक होने वाली है कल की और इनका जो विपक्ष का नेता है आई होप सो कि ये चुन ले, लेकिन आपने देखा कि 6 मार्च को भी इनकी बैठक हुई थी, उसमें हुड्डा जी, सुरजेवाला जी, शैलजा जी, अन्य रणदीप हुड्डा जी, सभी लोग तो उसमें शामिल थे, लेकिन फिर भी ये एकजुट नहीं हो पाए और अपने नेता विपक्ष को नहीं चुन पाए।
तो एलओपी इन्होंने अब तक की जब 6 तारीख को भी बैठक हुई इनकी कभी भी इनका एक मत नहीं हो पाया। तो इनसे कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है और हम कैसे ये सोच सकते हैं कि कल की बैठक के बाद ये नेता प्रतिपक्ष चुन लेंगे, और चुन लेते हैं तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होना बहुत जरूरी होता है। और 37 विधायक इनके पास होने के बावजूद भी अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। तो ये देखिए किस तरह से कितने कमजोर संगठन को दर्शाता है। बार बार अब इनके नेता, इनके विधायक भी बोलते हैं कि हम बहुत जल्द बीजेपी की तरह अपने ब्लॉक स्तर से, बूथ स्तर से अपने संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं, जो हमने 10 वर्षों से नहीं किया, जिसमें 12 वर्ष हो गए हम पीछे हैं कि आज तक हम अपना संगठन मजबूत नहीं कर पाए, संगठन पे कार्यकर्ता नहीं खड़े कर पाए, बूथों पर जाकर हम नियुक्तियां नहीं कर पाए, कार्यकर्ताओं को नहीं खड़ा कर पाए। तो अब ये मानते हैं कि इन्हें बीजेपी की तरह काम करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को पहले ये बैठकर आरोप लगाते थे कि बीजेपी तो बड़े बड़े नेता भी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बूथ स्तर तक जाते हैं, लेकिन अब अपनी हार के बाद ये बीजेपी को ही सराह रहे हैं। रही बात, विद्रोही जी ने भी आरोप लगाए, और के जो हमारे जो अनिल विज जी हैं या जो अन्य नेता हैं, कृष्ण बेदी जी हैं, कृष्ण लाल पवार जी हैं, उन्होंने विपक्ष पर उंगली उठाई है, आरोप लगाया है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस इस तरह के काम कर रही है, आप देखें कि किस तरह से हरियाणा में, प्रदेश में किस तरह से हरियाली के काम हो रहे हैं, किसानों की बेहतरी के काम हो रहे हैं, जनता के बेटरमेंट के काम हो रहे हैं, रोज नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, किस तरह से हर चीज का शिलान्यास होकर उस पर काम। ठीक है वैशाली तोमर जी, सरकार के कामकाज को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को लेकर बात हो रही है। पंजेटा जी, बीजेपी के लोग भी, कांग्रेस से कुछ बीजेपी में गए नेता भी और इनेलो नेता भी, क्या वजह है कि कांग्रेस पर तो हमलावर होते ही हैं, लेकिन खास तौर पर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, पिता पुत्र की जोड़ी को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है कि दिल्ली में, यानी कांग्रेस हाईकमान की बात करें तो भी एक परिवार की पार्टी है, हरियाणा में भी कांग्रेस एक परिवार की पार्टी होकर रह गई है, और यही एक बड़ी वजह है जो कि आरोप लगाए जाते हैं कि नेता विपक्ष नहीं बन पाया हरियाणा का। देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपके इस बात को सहमत भी हूँ, और ये हरियाणा है, हरियाणा की जनता किसी को भी बख्शती नहीं है, चाहे कोई भी जिम्मेदार रहा हो। अगर सत्ता वो ये नहीं, उनको बहुत बढ़ चढ़ कर मैं ये कहूंगा, अगर आप सभी चीजों को जोड़े, जो भी कांग्रेस का रणनीति रही है चुनाव लड़ने की, खास करके लोकसभा की 5 सीटें हारने के बाद, और 3 सीटें तो कांग्रेस मसा जीती है, मतलब उसको भी बहुत कन्विंसिंग मार्जिन नहीं मैं मानता। तब से हरियाणा की जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। आप 10 साल की एंटी इंकम्बेंसी को बुलाने में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहते हो, मुख्य विपक्षी दल कहते हो, राष्ट्रीय पार्टी, और पता नहीं क्या क्या आपने हरियाणा की जनता के सामने रखा। कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता को आपने बार बार ये कहकर कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, हम सक्षम हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, वो आपने एक गुमराह करने का और उनको भ्रमित करने का काम किया। और उसके बाद निश्चित तौर पे जो हरियाणा की जनता है वो बख्शती, अगर आप हारते हो सारा कुछ कहने के बाद कि हम सक्षम है 500 बार तो मैंने सुन लिया होगा ये शब्द, और इनके नेताओं से बार बार कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है। जब आप 5 सीटें हारे, मैंने आपको तभी से बोलना शुरू कर दिया था कि लेकिन इनका घमंड, सबसे पहले इनकी एरोगेंस झलकी। टिकट वितरण तो इन्होंने कभी, आपने अंदर अपने उसकी समीक्षा तभी करते कि ये इतना ज्यादा वोट शेयर जो है, आप अगर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर हटा दो तो 17 बीजेपी का वोट शेयर है, और फिर अगर इन दोनों का वोट शेयर घटाए तो जाके बीजेपी से ज्यादा आता है। तब इनके स्थान अलार्मिंग सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा, तब इनको सारी वोटर लिस्ट, सूचियां, कितने वोटर कितने कब बढ़े हैं, ये सब चीजों का काम इनको तब करना चाहिए था। एक अंदर देखना चाहिए था, अध्ययन करना चाहिए था। बहुत मुझे लगता है गंभीर विषय था। हम तब भी कह रहे थे इनको कि आप हल्के में ना लें भाजपा को, और जो समूचा विपक्ष है उसे एक जो कोनाची छतरी के नीचे आना चाहिए।
उसको ये कहीं ना कहीं घमंड में लेकर अन्य पार्टियों को जो है वो छोटा दिखाने का काम करते रहे, अपने उसमें भ्रम में जीतते रहे, जनता को भी भ्रमित करते रहे, सक्षम करते रहे। उसका परिणाम क्या हुआ आप ये देखिए। उसका जो परिणाम हुआ वो बड़ा घातक हुआ, और लोकसभा में इनके बड़े बड़े नेता, लोकसभा से पहले कुलदीप बिश्नोई जी चले गए, जीती हुई राज्यसभा की सीट को हार गए, माकर जी वाली किरण चौधरी जी को लोकसभा के बाद जाना पड़ा। अपने नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को डिफेंड करते रहे उनके गलत डिसीजंस को। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप वो हारे, और ये सीट की किरण चौधरी जी के बारे में अजूब मंत्री कहते रहिए। अगर वो इतनी बड़ी नेता नहीं थी तो आप कैसे राव दान सिंह हार गए वो सीट? वो तो अपने हल्के में हार गए, अपने वार्ड में हार गए। छोड़िए वो बातें, वो सब बातें हरियाणा को दिख रही थी, और हरियाणा की जनता जो है वो बचती नहीं है किसी को भी, कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे उसमें हम भी हैं चाहे उसमें बीजेपी भी है। तो ये बापू बेटा, चाहे किरण चौधरी जी कह रही हैं, चाहे सभी कांग्रेस के कह रहे हैं, वो कोई हार नहीं लेना की जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहा। अपने आप के इतने कंफर्टेबल जोन में चाहते हैं कि हमारे बारे में कोई बात ना करे, जबकि समूचा हरियाणा बात कर रहा है। समूचा हरियाणा जो बात कर रहा है वो मैं चैनल पे भी नहीं कर सकता। वो बातें जो है वो स्वाभाविक सी बात है, ये नेचर है हरियाणा की जनता का, वो पक्षी नहीं है। तो ये इस चीज को आप अगर सोच रहे हैं कि किसी विपक्षी दल के बारे में बात करके तो राजनीति ये सब कहेंगे, आप किस चीज को चुप करेंगे? और हुआ भी यही, और होना भी चाहिए। या तो खुद जिम्मेदारी लेकर आपको किसी कोई तो ले। अब सबसे जरूरी काम इनका था नेता प्रतिपक्ष का, खासकर बजट सेशन के अंदर। और भी संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं, बहुत सी कमेटियां होती हैं, एलओपी का होना, वैसे ही मॉरली बहुत एक विपक्ष का एक मैसेज जाता है। बस 10 सेकेंड और लूंगा, वो जरूरी होता है, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर भी नहीं। वो तो चलो संगठन का जो इनका काम है 12 साल से नहीं है, वो जब होगा होता रहेगा, रूटीन प्रोसेस है, अंदरूनी मामला, उससे कोई वो बात नहीं है। लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। और अभी इन्होंने कृष्ण बेदी जी का नाम दिया। कृष्ण बेदी जी की बाइट में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कांग्रेस का लोकदलीकरण हो गया संगठन के मामले में। देखिए हमारा संगठन तो बनता रहता है, अभी भी बहुत सारी नियुक्तियां, हजारों में नियुक्तियां हुई हैं, और अभी भी काम चल रहा है उसके विस्तार के अंदर। तो उनका 12 साल से नहीं है, तो ये कंपैरिजन मुझे नहीं समझ में आया। नहीं, लोकदल तो अच्छे संगठन के लिए जाना जाता रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो शायद परिवार को लेकर या तो कह रहे होंगे। अब मैं चर्चा में आगे बढ़ रही हूँ अभी। पंजेटा जी, विद्रोही जी, आप पिछले उत्तर में आप कम से कम ये स्वीकार करते हैं कि हाँ देरी हो रही है और ये देरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये देरी, इसकी वजह, इसका पेंच क्या इसी को लेकर फंसा है कि भूपेंद्र हुड्डा या उनके खेमे के नेता एलओपी बने या दूसरे किसी गुट से एलओपी बने? देखिए ज्योति जी, अगर हम जीतते तो बगले कौन बजाता? हम ही बजाते। और अगर हम जीतते तो मुख्यमंत्री कौन बनता? भूपेंद्र हुड्डा बनते। तो जब बगले हम बजाते तो तंज भी हम पर ही कैसे जाएंगे? तो जो हम पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसको भी हमको शालीनता से स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो नहीं चलने वाला ना कि तंज तो कोई दूसरा स्वीकार कर ले और बगला कोई दूसरा बजा ले। यही बात कि भाई जीत का जब श्रेय लेते तो हुड्डा साहब लेते और चंद उदयभान जी लेते, और हार गए तो ठीक रहा, किसी दूसरे पर फोड़ दे, ये नहीं चलता। लेकिन जिम्मेदारी तो, अच्छा विद्रोही जी आप ठीक कह रहे हैं, क्रेडिट अगर मिलेगा तो फिर दोषारोपण भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं, जिम्मेदारी तो नहीं ली हुड्डा साहब ने कभी कि मेरी वजह से, या उदयभान ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कभी। मैडम मैं आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा था। मैं जो आप सवाल पूछ रही है वही तो कह रहा हूं कि यही तो हमारी गलती है कि जब हम जीत का श्रेय लेने के लिए सबसे आगे रहते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे रहते हैं, तो हार का जिम्मेदारी भी तो हमको लेनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। और हार की जिम्मेदारी लेकर शालीनता से आप स्वीकारते तो अच्छा रहता। और विपक्ष का नेता नहीं बन पा रहा और संगठन नहीं बन पा रहा, उसका भी तो यही कारण है कि हर नेता, मैं एक नेता की बात नहीं कर रहा, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो मुझे आप बताइए क्या बहन शैलजा जिम्मेदार नहीं है? वो रूठ कर क्यों बैठी? ठीक है उनकी उपेक्षा हुई, मान लूंगा, मैं ये भी मान लूंगा उनके कहने से टिकट नहीं मिली, पर लार्जर जो पार्टी का इंटरेस्ट था वो रूठ कर बैठने में था या इस अपमान को सहकर भी पार्टी को सत्ता में लाने का था?
सुरजेवाला साहब अपने बेटे के हल्के के अलावा कहीं गए? तो जीत का श्रेय अगर सब लेंगे तो हार का श्रेय भी सभी लेंगे। कोई एक जिम्मेदार है तो दूसरा भी जिम्मेदार है, तो सभी नेताओं को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। अब संगठन 12 साल से नहीं बना, अब ये कह देना कि भाई भूपेंद्र हुड्डा ही जिम्मेदार है। भैया आप भी तो जिम्मेदार हो, आप भी कह रहे हो कि हमारे लोग एडजस्ट नहीं हुए इसलिए नहीं बन पा रहा, हाँ। दूसरे कह रहे हमारा नहीं हुआ। तो ये सारी जिम्मेदारी सभी लोगों की है। और जब तक कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि भाई नहीं, हार भी हम सब की है और जीत भी हम की सब की है, और 3 बार हारने के बाद हमें अब एकजुटता से लड़ाई लड़नी होगी। और एकजुटता से लड़ाई लड़कर जो हरियाणा की जन आकांक्षाएं हैं, अब हरियाणा की जनता हमको सत्ता देना चाहती थी, हमें सत्ता नहीं मिली। मैं तो सहमत हूं रजत जी की बात से। लोकसभा चुनाव हमारे लिए खतरे की घंटी थी। क्यों थी खतरे की घंटी? लोकसभा चुनाव में हमको बता दिया था कि किन किन क्षेत्रों से और किन किन वर्गों की आपको वोट नहीं मिली। अब आप अगर उनका व्यापक विश्लेषण करेंगी तो हम लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं वर्गों ने हमको वोट नहीं दी और उन्हीं क्षेत्रों ने हमको वोट नहीं दी। अगर हम अपनी उसको अध्ययन कर उसका सुधार करते, ग्राउंड वर्क करते और जनता की भावना के अनुकूल फैसले लेते, तो जहां हमें सेटबैक लगा था लोकसभा चुनाव में, वो सेटबैक नहीं लगता। तो इसका मतलब है अति आत्मविश्वास में, अति मतलब उत्साह में हमने अपना ग्राउंड वर्क ठीक नहीं किया। ठीक शब्द हो सकता है, आप पूरा ही विश्लेषण कर रहे हैं। हालांकि जहां जहां कमियां रही, अति आत्मविश्वास एक बहुत बड़ा फैक्टर कांग्रेस के लिए हो सकता है। तोमर जी, बहुत सारे प्रभारी आए कांग्रेस के, बहुत बार दावा किया गया। दीपक बाबरिया भी जब आए तब कहा गया था कि मैं बहुत सारे टफ राज्यों की जिम्मेदारी मैंने देखी है और हरियाणा की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाऊंगा। अब हरिप्रसाद भी हैं, तो क्या उनसे कोई ये उम्मीद की जा सकती है कोई कमाल कांग्रेस संगठन के लिहाज से? मैडम जब भी मेरी आपसे बात हुई है, मैं इस मामले में डिफर करता हूं। प्रभारी का कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं होता कि वो इतना बलशाली हो कि जो संगठन कोई ना बना उसका वो कर देगा। ये सारा बीजेपी से बात कर, आप ठीक कह रहे हैं, प्रभारी के डायरेक्टली नहीं, लेकिन हाईकमान और राज्य इकाई के बीच तो एक सेतु का काम करते हैं प्रभारी। मैडम लाइन तो सुन लेगी, मैं वही बात आ रहा हूँ। आप एक लाइन सुन लेती तो आपको क्वेश्चन ही नहीं करना पड़ता। सुनाइए। ये सारा हाईकमांड पर निर्भर करता है कि हाईकमांड कितनी कड़ाई दिखाता है, कितनी सख्ती दिखाता है। और मैं समझता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा आकलन गलत हो। अब की बार हाईकमांड ने तय कर लिया है कि हम ऐसा संगठन बनाएंगे जिसमें गुटबाजी भी ना हो, एकजुटता हो और जमीनी धरातल के मजबूत नेताओं को आगे बढ़ाएं। और मैं समझता हूं उसके परिणाम आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। वैशाली तोमर जी से मेरा सवाल, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कल जो बैठक है उसमें संगठन के अलावा ये भी चर्चा है कि सरकार के खिलाफ किस तरह से मजबूती से सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाए, इसे लेकर भी रणनीति तैयार हो गई। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस जो है जिस तरह से उसने अभी एकजुटता दिखाई वक्फ बिल पे, और दूसरा क्या है कि इसमें ज्योति जी हम साफ ये कहेंगे कि जब इसमें प्रभारी, हमारे यहाँ पे हमारे संगठन में प्रभारी जी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर संगठन में कहते हैं प्रभारी जो होता है वो सब प्रभारी होता है, लेकिन इनके यहाँ पर संगठन का कोई रीति नीति ही नहीं है। आप देखें कि हुड्डा जी अलग नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं और शैलजा जी अलग नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहती हैं। जब इनका आपसी में अब ये विद्रोही जी बार बार कह रहे हैं कि आला कमान को इसमें, हाई आला कमान को इसमें कहना पड़ेगा, हाई आला कमान को इसमें सख्त रूल दिखाने पड़ेंगे, सख्ती दिखानी पड़ेगी। वो सख्ती दिखाकर भी क्या करेंगे कि इस तरह का गुट बनाएंगे। विद्रोही जी कह रहे हैं कि इस तरह का गुट बनाएंगे जिसमें आपस में कोई मतभेद नहीं होंगे। तो फिर क्या ये सबको हटाएंगे? फिर हुड्डा जी को हटा देंगे, शैलजा जी को हटा देंगे, रणदीप सुरजेवाला को हटा देंगे, फिर तो ये सभी को हटा देंगे। 3 नेता इनके मुख्य रूप से यहाँ पर हैं, तो क्या ये सबको हटा देंगे? क्योंकि इनकी तो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, आपस में विचारधारा नहीं बनती, क्योंकि इनके लिए संगठन कोई महत्व नहीं रखता है। ये बार बार कहते तो है बीजेपी को कि बीजेपी सिर्फ 2 लोगों की पार्टी है, अमित शाह जी और मोदी जी की पार्टी है। विद्रोही जी अभी जी बैठकर बोल रहे थे, हमारे यहाँ 2 लोगों की पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ संगठन ही पार्टी है, संगठन ही कार्यकर्ता है, संगठन ही पद है, संगठन ही दायित्व है, संगठन क्योंकि एक विचार है।
उस विचार का सब सम्मान करते हैं। उस कुर्सी पर भले ही कोई 3 वर्षों तक, 4 वर्षों तक, 5 वर्षों तक कोई भी बैठे, जो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठेगा वो सबके लिए सम्माननीय होगा, सबके लिए उसका आदेश पारित होगा, क्योंकि आपके समय हालांकि कम है। मैं लास्ट में एक छोटा सा कमेंट पंजिटा जी आपसे विषय पर। देखिए, हेलो, हाँ जी जी बोलिए। देखिए दो बातें हैं निश्चित तौर से। एक तो भाजपा की प्रवक्ता भी कह रही थी कि हुड्डा जी किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनवाना चाहते हैं। हुड्डा जी कुछ बनना चाहते हैं, हो सकता है वो किसी और को क्यों बनवाना चाहेंगे, मुझे ये तो नहीं समझ में आया। लेकिन विद्रोही जी की एक बात जो निश्चित तौर पे इस डिबेट में करने लायक है कि उन्होंने कहा कि शैलजा जी की भी जिम्मेवारी है, बनती है, और सुरजेवाला जी की। उन्होंने सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि बहुत कम टिकटें हैं जो सिंगल डिजिट में भी नंबर पूरा नहीं, इसको 10 का आंकड़ा भी नहीं दे सकता। मैं जो शैलजा जी के कहने से मिली हूँ, शैलजा जी के कोटे से मैं कहूँगा। सुरजेवाला जी भी 1 या 2 टोटल भी मिला ले तो भी 10 नहीं बैठती। 90 से ज्यादा टिकटें हुड्डा जी के हाथ में। 70-75 से आप कम कोई बात नहीं कर रहा। चलो विद्रोही जी कोई फिगर बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं दी, मगर अन्य प्रवक्ताओं ने 65, 75, 85 तक का आंकड़ा जो है वो इस हमें चुनाव के दौरान हमने सुनने को मिला इनके सभी प्रवक्ताओं से। सिंगल हैंडेडली जीत रहे हैं, कभी हार की तो किसी ने बात कही ही नहीं। तो जब सारी टिकटें हुड्डा जी के और सारा मतलब हुड्डा जी के हाथ में सौंपा हुआ था सारा कुछ, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, तो हार की जिम्मेवारी चलो ठीक है, कुछ हम परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं जिस हिसाब से टिकटें बांटी गई। थोड़ी बहुत हो सकती है 1-2 सीट के ऊपर, अंबाला का उदाहरण लिया जा सकता है। लेकिन वहीं शैलजा जी नारनौंद की सीट हो सकता है वो तो जीते ही कांग्रेस, तो उनको वो बैलेंस हो जाता है 1-2 सीट को लेकर। वो नहीं मैं इतना मानता, लेकिन हुड्डा जी के हाथ में तो सब कुछ था। ठीक तो और ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जिम्मेदारी भरोसा उन पर किया था हाईकमान ने, और ये खुद मान भी रहे हैं विद्रोही जी। बड़ी संतुलित ढंग से इन्होंने कहा कि कुछ जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती थी। घर बैठकर नाराज होकर कहीं ना कहीं डेंट उन्होंने पहुंचाया है, नुकसान तो हुआ है पार्टी का। बहुत शुक्रिया आप सभी का, चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो कांग्रेस की कल होने वाली बैठक को लेकर हमने चर्चा की, क्या संगठन को लेकर, एलओपी को लेकर कोई फैसला होगा या फिर नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।